Assalamu alaikum viewers, will find best easy and easy to understand maths lectures. So please subscribe to our channel and press the bell icon for get all video first. Thank you. सो दिस इज़ मोहम्मद वली और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रोपोर्शन। ज़्यादातर बच्चों को प्रोपोर्शन में ये इशू होते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या है, और सबसे ज़्यादा जो उनके लिए कन्फ्यूजन का बायस होता है वो होते हैं उसके एरोस किस तरीके से लगाया जाता है। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे आपको बताने वाला हूँ उसको समझने के लिए। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो वो व्यूवर्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रेशो के हवाले से कि रेशो क्या होता है, रेशो के मतलब मुकम्मल तौर पे हमने रेशो को पढ़ा था। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम प्रोपोर्शन 4 टर्म्स से बेस करता है और इसका जो सिंबल होता है वो 4 डॉट्स हम लगाते हैं। जैसे कि रेशो में हम 2 डॉट्स लगाते हैं, इसी तरीके से प्रोपोर्शन में जो है हम 4 डॉट्स लगाते हैं जो कि बराबर होता है इज इक्वल के पहला और चौथा जो नंबर है, पहली और चौथी जो टर्म होती है उसे हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कहते हैं, और सेकंड और थर्ड वाली जो टर्म होती है, जो नंबर होता है, उसे हम प्रोडक्ट ऑफ मीन कहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल बात है और ना ही इसका कोई ख़ास मकसद है, ना ही ये ज़्यादा काम की बात है। जो काम की बात है हम इस वीडियो में सिर्फ वो डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोपोर्शन समझ लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि रेशो जो है वो कंपैरिजन करता है दो सेम यूनिट्स के दरमियान, यानी कि दो चीज़ों के दरमियान या उससे ज़्यादा चीज़ों के दरमियान जो मवाजना है वो रेशो कहलाता है। इसी तरीके से दो रेशो को जब हम इक्वल करते हैं, इक्वल लाते हैं, तो प्रोपोर्शन का सहारा लेते हैं। ठीक, यानी कि दो चीज़ें जब हम कंपेयर कर रहे हैं, उनका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो रेशो कहलाता है, और दो रेशोज़ का कंपैरिजन जो है वो प्रोपोर्शन कहलाता है। सिंपल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स की। तो बेसिकली इसकी 2 टाइप्स होती हैं, वैसे हम इसके 3 टाइप्स पढ़ते हैं और वो तीनों इंशाल्लाह हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रोपोर्शन की टाइप होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फर्स्ट टाइप होती है इसकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सेकंड जो इसकी टाइप होती है वो होती है इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, सेकंड टाइप जो होती है वो होती है इनवर्स प्रोपोर्शन, और जो इसकी थर्ड टाइप होती है उसे हम कहते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। ठीक, कंपाउंड प्रोपोर्शन। अच्छा, इंशाअल्लाह ताला ये तीनों चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन सिर्फ एक बात के तहत हम समझें कि अगर कोई एक चीज़ जो है वो बढ़ रही है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ में भी ऑटोमेटिक इजाफा हो रहा है, बस ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब इसका क्या मतलब है, क्या चीज़ बढ़ रही है, क्या चीज़ में इजाफा हो रहा है, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक, अच्छा, बात की जाए अगर इन्वर्स प्रोपोर्शन की, तो ये हमें ये बताता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो दूसरी चीज़ जो है वो कम हो रही है, यानी कि डिक्रीज़ हो रही है। ठीक, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या बात थी कि एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, और इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, सही है, कम हो रही है। अच्छा, कंपाउंड की, तो कंपाउंड का मतलब होता है मुरक्कब। मुरक्कब हम किसे कहते हैं, मुरक्कब का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। हम ईजीस्ट वे में जो है इसे कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को आपस में मिलाना जो है वो कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, और उस कंपाउंड को हम कोई ना कोई नाम दे देते हैं। अब कंपाउंड प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि प्रोपोर्शंस का मुरक्कब, यानी कि जब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ते हैं और इन्वर्स प्रोपोर्शन पढ़ते हैं तो इसमें हमारे पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म की 2 टर्म्स आती हैं। ठीक है, जैसे कि 2 रेशोज़ आते हैं। मैंने आपको बताया ना कि प्रोपोर्शन क्या करता है, 2 रेशोज़ के दरमियान इक्वलिटी फाइंड करता है। अच्छा, अब कंपाउंड प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि जहाँ हमारे पास 2 रेशोज़ आते हैं वहीं हमारे पास 3 रेशोज़ भी आ सकते हैं, 4 रेशोज़ भी आ सकते हैं। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा जितने भी रेशोज़ आएंगे उन सारों को हम कंसिडर करेंगे किसमें, कंपाउंड प्रोपोर्शन में। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं अपनी इस बात पर कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि मैं जो है 1 घंटे में 2 किलोमीटर का फ़ासला तय कर रहा हूँ। ठीक, क्या कहा मैंने कि मैं 1 घंटे में 2 किलोमीटर का फ़ासला तय कर रहा हूँ, और अगर मुझे 4 किलोमीटर का फ़ासला तय करना है तो मुझे कितने घंटे लगेंगे, ऑब्वियसली 2 घंटे लगेंगे। यानी कि
जब मैं 1 किलोमीटर का फासला तय कर रहा था तो मुझे मैं 2 किलोमीटर का फासला तय कर रहा था तो मुझे 1 घंटा लग रहा था। अब जो है मुझे 4 किलोमीटर का फासला तय करना है, यानी कि जो मेरा डिस्टेंस है वो बढ़ गया है। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर मेरा डिस्टेंस बढ़ा है तो मुझे टाइम भी ज़्यादा लगेगा वहाँ जाने में, ठीक है। तो एक चीज़ इंक्रीज़ हुई, डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हुआ, तो टाइम भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो गया। तो यही चीज़ कहलाती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अच्छा, अब इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? इन्वर्स प्रोपोर्शन की मिसाल हम ऐसे लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एक एक कैंप है, ठीक है। जैसे सोल्जर्स कैंप होते हैं, एक कैंप है, उसमें 30 दिन का खाना है 50 लोगों के लिए, ठीक है। 30 दिन का खाना है कितने लोगों के लिए? 50 लोगों के लिए 30 दिन का खाना मौजूद है। अच्छा, अब 50 दिन का खाना है 30 लोगों के लिए। अब मिसाल के तौर पे उस 30 में से अगर 10 बंदे जो हैं उस कैंप को लेफ़्ट कर जाते हैं तो बंदे कितने बचे? 20। अब देखें, बंदों की तादाद हो गई है कम, तो क्या खाना भी 50 दिन तक चलेगा? नहीं, वो जो 10 बंदे निकले हैं उनके हिस्से का खाना बचा। तो अब इसका मतलब है वो जो खाना जो 30 बंदे 50 दिन में खा रहे थे, अब वो 20 बंदे उसको ज़्यादा दिन में खाएंगे, यानी कि कुछ दिनों का इजाफा हो सकता है 5 दिन ज़्यादा चले, हो सकता है 10 दिन ज़्यादा चले, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही सोल्जर्स की तादाद कम हुई तो खाने का जो स्टॉक था, जो डेज थे, उसमें इजाफा हो गया। तो यही चीज़ जो है हमारी इन्वर्स प्रोपोर्शन कहलाती है, ठीक है। आगे समझने के बाद अब मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। और जो एरोज़ वाला का जो हम यूज़ करते हैं, एरोज़ जो हम उसको सेट करते हैं, वो उसमें बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि एरोज़ को किस तरह अरेंज किया जाता है, उसके बाद उसको लिखने का तरीक़ेकार क्या है। तो मैं आज आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये अपने पास नोटिस कर लीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि ये आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। अब जैसा कि मैं एक सवाल ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है यहाँ पे, यानी कि आई ट्रैवल 2 किलोमीटर इन 1 आवर, यानी कि मैंने 2 किलोमीटर का फासला 1 घंटे में तय किया है, ठीक है। तो हाउ मच टाइम विल बी टेकन इफ़ आई ट्रैवल 4 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी कि 2 किलोमीटर का फासला था मैंने 1 घंटे में तय किया है, तो मुझे कितना वक्त लगेगा कि अगर मैं 4 किलोमीटर का फासला तय करूँगा तो मुझे कितना टाइम दरकार है, कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अच्छा, सिंपल। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 2 यूनिट्स गिवन है, एक हमारे पास टाइम गिवन है और दूसरा हमारे पास डिस्टेंस गिवन है। तो हम यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस दो चीज़ों को यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली बात ये टाइम। अच्छा, टाइम हम सबसे पहले देखना है कहाँ गिवन है, यहाँ पे, यानी कि ये एक घंटा लगा था मुझे। अच्छा, अब कितने किलोमीटर का फासला तय किया था मैंने 1 घंटे में? 2 किलोमीटर का। तो इसी की बिल्कुल स्ट्रेट में लिखना है मुझे, ऐसा नहीं कि मैं आगे पीछे लिख दूँ, ठीक है। ये आमने सामने आएंगे, जो एक पूरा सेंटेंस था वो हम एक ही आमने सामने उनको शो करेंगे, ठीक है। तो 1 घंटे में मैंने फासला तय किया 2 किलोमीटर का। अच्छा, अब 4 किलोमीटर का फासला कितने टाइम में तय हुआ? अभी टाइम मुझे पता नहीं है, यानी कि मुझे टाइम फाइंड करना है, और जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं एक्स, ठीक है। अच्छा, अब सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा माइंड का काम है, सिर्फ हमें ये सोचना है कि अगर मैंने 1 घंटे में 2 किलोमीटर का फासला तय किया था तो मुझे कितना टाइम लगेगा 4 किलोमीटर का फासला तय करने में? ऐसे वैसे तो सिंपल सा वर्ड है, लेकिन अगर कोई बड़ी वैल्यू लगे तो सोचने में इशू होगा ना, कितना टाइम लगेगा। लेकिन एक माइंड तो लगेगा ना कि हाँ भाई, नहीं, इससे कम टाइम में पहुंच जाऊंगा या इससे ज़्यादा टाइम में पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ देख के हमें इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि 1 घंटे में अगर 2 किलोमीटर का फासला तय किया जा सकता है तो 4 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए 1 घंटे से ज़्यादा टाइम चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे डिस्टेंस में इजाफा हुआ है तो इसका मतलब टाइम में भी इजाफा होगा। इसका मतलब कौन सी प्रोपोर्शन है ये? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, बिकॉज एक चीज़ बड़ी है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, ठीक है। तो अब हम लगाएंगे एरो। अब जब बात होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की तो एरोस की जो पोजीशन है वो सेम रखी जाती है, मतलब कि अगर मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ तो इसे भी ऊपर लेके जाऊँगा, इसे नीचे ला रहा हूँ तो फिर इसे भी नीचे लाऊँगा। अब जैसे कि मैं इसको ऊपर लेके गया तो इसे भी मैं ऊपर लेके जाऊँगा, ठीक। आगे समझने बात। अच्छा, अब लिखने का तरीका यार ये है कि हमेशा इसकी टैल, यानी कि जहाँ से हम एरो बनाना शुरू करते हैं वहाँ से इसको लिखा जाता है, यानी कि ये आ जाएगा
x ओवर 1, ठीक, बीच में प्रोपोर्शन यानी कि इज इक्वल वाला साइन, ठीक है, मैं इज इक्वल यूज़ कर रहा हूँ, और 4/2, ठीक है, आगे समझ में बात। अच्छा, अब बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई नंबर अपाउंड में यानी कि डिवाइड में मौजूद है तो हम इसको इज इक्वल के दूसरी तरफ मूव कराते हैं। अब चूँकि यहाँ पे 1 है तो इसलिए इसको मूव को कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब ये वहाँ जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें सेम रिजल्ट देगा, ठीक है, तो इसलिए मैं 1 को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब बच गया मेरे पास सिर्फ 2 और 4, ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो मेरे पास यहाँ निकल के आ गया 2, यानी कि 2 आवर्स निकल के आ गए मेरे पास, ठीक है। तो अब पता चल गया हमें कि जो 4 किलोमीटर का फासला है वो हम कितनी देर में तय करेंगे, वो हम 2 घंटे में तय करेंगे, ठीक है। ये थी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो दूसरी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है इनवर्स प्रोपोर्शन की। अ फूड इज सफिशिएंट फॉर 250 सोल्जर्स फॉर 21 डेज, ठीक। इफ 100 सोल्जर्स अराइव, सो हाउ मेनी डेज द सेम फूड विल बी सफिशिएंट, यानी कि जो 250 सोल्जर्स हैं, जो 250 सिपाही हैं, उनके लिए 21 दिन का फूड स्टॉक मौजूद है। अगर 100 सोल्जर मज़ीद आते हैं, इफ़ 100 सोल्जर्स अराइव, तो फिर ये खाना कितने दिनों तक चलेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो गिवन हमारे पास यूनिट्स हैं, पहले हम वो लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे सोल्जर्स की तादाद गिवन है, तो सोल्जर्स, एंड हमारे पास डेज गिवन है, ठीक है, डेज गिवन है, ठीक। अच्छा, अब सोल्जर्स, अगर जब हमारे पास 250 सोल्जर्स थे तो खाना कितने दिन के लिए था, 250 सोल्जर्स थे, तो हमारे पास 21 दिन का फूड स्टॉक मौजूद था, तो 21 डेज का फूड स्टॉक यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा, अब है सवाल के इफ़ 100 सोल्जर्स अराइव, अगर वो कह रहा है कि 100 मजीद सोल्जर आ जाएँ, तो पहले 250 थे, अब 100 आ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे सोल्जर्स हो जाएंगे 350, 350 सोल्जर्स, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि जो वो खाना था उतना ही सेम खाना अब कितने दिन तक चलेगा, तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, तो इसलिए ये एक्स है, ठीक है, आगे समझ में बात। अच्छा, अब सोचिए ज़रा कि जब 250 सोल्जर्स थे तो खाना 21 दिन तक चल रहा था, अब 100 सोल्जर्स में इजाफा हो गया है। इसका मतलब क्या नाम है, जब 250 बंदे थे, जब वो खाना 21 दिन तक चल रहा था, अब 100 बंदे और आ गए, तो खाना भी तो ज़्यादा खाया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 21 दिन तक चल रहा था, अब ये कम दिन तक चलेगा खाना, ठीक है। तो इसलिए अब एक चीज़ बढ़ी, यानी कि सोल्जर्स की तादाद बढ़ी, तो यहाँ पे दिन कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये कौन सी प्रोपोर्शन है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। और इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम हमेशा जो एरोस लगाते हैं उसकी जो पोजीशन है वो अप एंड डाउन रखते हैं, यानी कि एक की अगर ऊपर की तरफ करते हैं तो दूसरे की नीचे की तरफ करते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको ऊपर की तरफ कर रहा हूँ या मैं इसको नीचे की तरफ कर रहा हूँ, तो मैं इसको ऊपर की तरफ कर दूँगा, ठीक है, आगे समझने बाद। अच्छा, अब इसको सॉल्यूशन सेम वही पैटर्न है, उसी तरीके से करना है। हम हमेशा टेल से लिखना शुरू करते हैं, तो 250 एंड 350, ठीक, प्रोपोर्शन जो है वो 4 डॉट्स को जो है वो शो करता है, ठीक है, वो बराबर होता है इज इक्वल के, तो हम इज इक्वल भी यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह, ठीक है। और यहाँ भी हम टेल से लिखना शुरू करेंगे इसकी, तो x/21, ठीक, आगे समझने बाद। अच्छा, अब ये 21 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो इसे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। इसको मैं पूरी टर्म को इंटरचेंज कर रहा हूँ, ये यहाँ आ जाएगा 250 मल्टीप्लाई बाई 21 और 350, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास डेज निकल के आ जाएंगे, ठीक है। आई समझिए बात। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में दरअसल यही होता है, और कंपाउंड प्रोपोर्शन जो है उसके अंदर जैसे हमारे पास यहाँ पे अभी 2 टर्म्स आ रही हैं, वहाँ हमारे पास 3 टर्म्स आ सकती हैं, ठीक है, 4 भी आ सकती हैं, वैसे लिमिटेड जो है वो 3 टर्म्स आती हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।